आज के क्लास में क्या पढ़ना है? क्या पढ़े थे इससे पहले वाली क्लास में? आवाज आ रही है? कोई प्रॉब्लम है आवाज में? ठीक है, माइक ऑफ रखते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। उस दिन पढ़े थे हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस। क्रॉप का जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्ट है, उसके बेसिस पर हम लोगों ने किया। आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ द क्रॉप सीजन, ठीक है। तो टॉपिक बनाएंगे द बेसिस ऑफ क्रॉप on the basis of crop season. Crops are of the basis of crop season. Crops are of two main types. Yeah, main two types. Main two types. Number one, क्या होगा नंबर वन? तो एक कहते हैं खरीफ। खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप। अब किसको कहोगे खरीफ क्रॉप? अकॉर्डिंग टू द सीजन है। अब सीजन की बात करेंगे तो क्या कहोगे? जनरली जो विंटर सीजन में उगाया जाता है। और विंटर सीजन कहाँ से शुरू होगा? तो आप शुरू करोगे कब से? जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक। तो जून जुलाई में जिसकी क्या हो, बुआई हो, सोइंग हो, और अक्टूबर नवंबर में जिसका हार्वेस्टिंग हो जाए, तो वैसे क्रॉप को कहते क्या है? खरीफ क्रॉप को, है ना। तो आप लिख सकते हैं क्रॉप विच इज ग्रोन ग्रोन फ्रॉम मंथ फ्रॉम जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर। जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर। और इन विंटर सीजन और इन रेनी सीजन और इन रेनी सीजन और खरीफ। खरीफ क्लियर है? ये पता चल रहा है कि जून जुलाई में बुआई होगी और अक्टूबर नवंबर में उसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा, या रेनी सीजन which is grown, GROWN, which is grown from month June July to October November। जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर। क्या? तो इसके अनुसार से हम कह सकते हैं कि खरीफ क्रॉप ग्रोन खरीफ क्रॉप ग्रोन इन खरीफ सीजन, उसको हम क्या कहते हैं? खरीफ सीजन कहते हैं। अब खरीफ सीजन में क्या होता है? क्या होता है? सोइंग।
Growing of crop. Growing of crop in June, July, है ना? June, July and harvesting 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 occurs in कब होगा? अक्टूबर नवंबर। ठीक है, क्लियर? क्या? खरीफ क्रॉप ग्रोन इन खरीफ सीजन। उसके बाद पॉइंट है सोइंग ऑफ क्रॉप इन जून जुलाई। ठीक है, सोइंग ऑफ क्रॉप इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टिंग अकर्स इन अक्टूबर नवंबर। वही बात तो है, सिंपल बात है, बस बढ़ा दिया बात। एग्जांपल में क्या? पैडी, पैडी है, और क्या हो सकता है? कौन से क्रॉप है खरीफ में? बिल्कुल, पैडी है, मेज है, कॉटन है, सोयाबीन, केडी। चलिए नोट करिए आपने। अब इसको पढ़ेंगे आगे। सेकेंड, रबी क्रॉप, रबी क्रॉप। इसको ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बस थोड़ा करेंगे। लिख सकते हैं द क्रॉप which is which is grown from one grown from one November December to March April। ठीक है, और इन विंटर सीजन, और इन विंटर सीजन called रबी क्रॉप। ठीक है, रबी क्रॉप। ये पहला जो मंथ का लिखा हुआ है नवंबर दिसंबर में, तो उसमें क्या होगा? उसका सोइंग करेंगे, बुआई करेंगे। और मार्च अप्रैल में क्या होगा? तो उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। एज पर एग्जांपल, लीक्स रबी क्रॉप है, ग्राम रबी क्रॉप पी रबी क्रॉप है ना? पी रबी क्रॉप है। और क्या? मस्टर्ड, ग्रीन सीड, ग्रीन सीड, ग्रीन सीड मतलब तीसी होता है ना। इसके बाद ग्रीन ग्राम मूंग, ग्रीन ग्राम मूंग हो गया। सनफ्लावर भी है, बहुत सारे। एक एक्स्ट्रा मैं कर दूं यहाँ, ठीक है?
तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जैद क्रॉप, जैद क्रॉप, जैद क्रॉप या जायद क्रॉप। क्या होगा समझना है जैद क्रॉप। अभी जो सीजन चल रहा है, अभी जो सीजन चल रहा है, अप्रैल खत्म होगा, यानी कह सकते हैं रबी क्रॉप का हार्वेस्टिंग होने के बाद हम कुछ क्रॉप लगाते हैं या इसके साथ ही लगा रहता है। इंटरिंग द विंटर सीजन, जब गर्मी इंटर कर जाती है, ठीक है, ओके। तो जैद क्रॉप आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ द रबी क्रॉप, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, जैद क्रॉप, ठीक है। इसमें आपका क्या है, कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, मस्क मिलन है, ये जितने भी ज्यादा वाटर वाला जो फ्रूट है ना, वेजिटेबल है ना, ये सभी लगाते हैं इसी इसी सीजन में। अभी आपके पास अगर खीरा ककड़ी तारबूज ये सब अगर आ रहा है तो समझो ये सब क्या है। हाँ, आवाज नहीं आ रहा ठीक से। चलिए, ठीक है। तो जैद क्रॉप कह सकते हैं, द क्रॉप विच इज ग्रोन, क्रॉप विच इज ग्रोन इन समर सीजन, जो समर सीजन में उगाया जाता है, एक्चुअल समर सीजन में जिसको हम उगाते हैं उसको कह देते क्या है, जैद क्रॉप। तो द क्रॉप विच इज ग्रोन इन समर सीजन, समर सीजन, समर सीजन फ्रॉम, समर सीजन फ्रॉम फ्रॉम अप्रैल, ठीक है, या ऐसे करके लिख सकते हैं, मार्च अप्रैल टू जून जुलाई, मार्च अप्रैल टू जून जुलाई कॉल्ड, जून जुलाई कॉल्ड जैद क्रॉप, जैद। इसका एग्जांपल क्या होगा, वाटरमेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, क्रॉप की बात कर रहे हैं, कुकुम्बर, मस्क मिलन, टीडीसी। नोट कर लेंगे इसको। हटा दो। अब टॉपिक बनाना है, थोड़ी सी बात करनी है इससे पहले की कुछ बात। जैसे अगर हम इतना पढ़ लेते हैं, एक नोट नोट कर लेते हैं थोड़ा सा, व्हाट इज द क्रॉप, क्रॉप है क्या,
व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप का डेफिनेशन आपने किया, क्रॉप का टाइप्स आपने पढ़ लिया, लेकिन क्रॉप का डेफिनेशन क्या होगा मालूम? द सेम टाइप ऑफ प्लांट ग्रोन इन अ लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर अगर एक ही तरह के प्लांट को लगाते हैं तो इसको कहेंगे क्या? क्रॉप कहेंगे। नोट करते हैं, टाइप ऑफ द सेम काइंड ऑफ, माइक ऑफ करो ना बच्चे, माइक ऑफ करिए। ठीक है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन, same kind of plants grown on a large scale, on a large scale, on a large scale, on a large scale, or large, large, large agricultural, large agricultural area, large agricultural area is called crop. यानी एक ही तरह के प्लांट को अगर बड़े पैमाने पर लगा या बहुत बड़े एग्रीकल्चरल एरिया में लगाते हैं तो उसको आप कह सकते हैं क्या हो कि वो क्रॉप है। अभी ध्यान देना है कि क्रॉप या जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर कब से लोग करने लगे? तो आपने पढ़ा होगा कि ध्यान दोगे 10,000 years, 10,000 years back, 10,000 years back, ठीक है, यानी 10,000 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। 10,000 years back, peoples are nomadic। nomadic समझते हो? मकर भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, है ना? peoples are nomadic, peoples are nomadic, and and they move here and there, here and there for search of food, search of food, and during those during that time, during that time they were initiated agricultural practice, agricultural practice। 10,000 years से पहले से ही लोग नोमैडिक थे। उस समय तक लोग इधर उधर ही घूमते रहते थे, लेकिन 10,000 years तक आते आते उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीखा। अब एग्रीकल्चर करना इतना आसानी से थोड़ी सीख लिया, इस पे भी कहानी है। कहानी ये है कि लोगों को ऐसा मानना था, आज भी लोग मानते हैं बहुत सारी चीजों को। तो इस पे कंडीशन ये था कि जैसे मान लो कि हम इधर उधर घूमते रहते हैं और प्लांट से हमें फ्रूट मिल जाता है, कंद फल मिल जाता है, उसको खाते हैं, लेकिन जो खाना बच गया उसको क्या करते हैं मालूम है? उसको वो लोग करते क्या थे, तो जमीन में गड्ढा खोद के उसको डाल देते। ये सोचते थे कि जमीन में मैंने रख दिया और जब मैं कभी भी वापस लौटूंगा तो हमको यहाँ से यही भोजन मिल जाएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वो लौटने में उनको 1 महीना लग जाएगा कि 2 महीना लग जाएगा कि कई साल लग जाएंगे वहां फिर वापस आने में।
या वो लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे इसका भी कोई ठीक नहीं है। लेकिन वायदे में जब भी वो लौटते थे तो कई साल बीत जाते थे, और जब लौटते थे तो वो जिस जगह पे भोजन को रखते थे उस जगह पे किसी तरह का कोई निशान दे दिया था, या दे देते थे कि भाई हम ताकि पहचान सके कि यहाँ पे हमने भोजन रखा है, जब हमें जरूरत होगी हम मिट्टी से निकाल लेंगे। उनको ये नहीं पता था कि मिट्टी में अगर हम कोई फ्रूट रख रख रहे हैं तो वहां पे वो रह जाएगा कि कुछ बदल जाएगा, तो ऐसे वो रख देते थे। लेकिन जब वापस कई बार जब कई महीनों के बाद लौटते थे तो वो उनको वहां पे वो भोजन नहीं मिलता। उनको लगता था कि हम जगह भूल गए, हमने यहाँ पे भोजन नहीं रखा था, या जहाँ पे मैंने भोजन रखा वहां पे तो प्लांट उगे हुए हैं, या डिफरेंट डिफरेंट तरह के वहां पे प्लांट उगे हुए हैं। तो इस तरह से उनको लगता था कि क्या हो रहा है, कैसे जो है हमारा फूड यहाँ से गायब हो गया। तो एक्चुअली क्या है कि बार बार ये चीज जब होती है तो ह्यूमन बीइंग्स एज अ होमो सैपियंस के अनुसार से देखो, जिसके पास शार्प माइंड है, थिंकिंग कर सकता है कि हमने यहाँ पे जिस भोजन को रखा है, हमने जो फूड या फ्रूट को मैंने जिस प्लांट से तोड़ा था, जिस प्लांट का जैसा लीफ था, कुछ इसी तरह के प्लांट यहाँ पे उगे हुए। तो उनके दिमाग में बात आई कि ऐसा लगता है कि जो हम लोग फूड मिट्टी में डालते हैं वही जो है ग्रो करके नया प्लांट बना लेता है। तो फिर ऐसा करके उन्होंने देखा, बरसात के दिनों में मिट्टी गीली हो गई, सीड को डाल के देखा, सीड को डाल के देखा, सीड जर्मिनेट करके वो उसी तरह का प्लांट बना रहा है। तो इस तरह से अब अगर प्लांट बना रहा है तो उसके फ्रूट को देखभाल करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए वहां पे स्टे करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो लोग जो है अब घूमने कम लगे थे, रुकने लगे। और फिर धीरे 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 काफी एरिया को उसने जो है एग्रीकल्चरल एरिया में कन्वर्ट किया, और वहीं पे वो खेती करना शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन आया और लोग जो है ग्रुप में इकट्ठे होकर एक जगह दूसरी जगह रहने लगे। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है, और इस तरह से जो है एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी लगभग 10,000 ईयर्स एगो, इसके पहले। ठीक है, तो इतना आसान भी नहीं था। आई बात समझ में? अब आगे समझते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस नोट्स आपको मिल गया है, नोट्स आप सभी को मिल गया है। ठीक है, तो कंडीशन में बता दूं आपको कि जो नोट्स आपको मिले हैं उस नोट्स का पीडीएफ जो है आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और आप रखिएगा। और यहाँ जो मैं कुछ पढ़ाता हूँ या कुछ जो पॉइंट आउट करवाता हूँ, जो कुछ लिखवाता हूँ, उसको आप जो है यहाँ पे क्लियर कॉपी में नोट करेंगे। और जो मैंने नोट्स दिया है उसको प्रिंट आउट करवा के रखें। यहाँ पे मैं डिटेल नहीं करूंगा, ज्यादा अभी थोड़ा हो रहा है, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट करूंगा, थोड़ा थोड़ा करूंगा ताकि आपको बस जानकारी मिले। ठीक है, क्लियर है? आप पढ़ भी लो, समझ में भी आ जाए। तो आइए समझते हैं, या कहो तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैं पढ़ा दूं, आप नोट्स को नोट कर सकते हो जैसी सुविधा आपको लगे। हमें लग रहा है कि जिस तरह से पढ़ाई हो रही होने देनी चाहिए, है ना? तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक बनाइए, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ठीक है, अभी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है इसमें क्या होता है, हमने आपको इनिशियली बताया था कि भाई जो फार्मर होते हैं या जो हम लोग किसान वाला काम करते हैं, फार्मिंग करना ये नॉट सो इजी वर्क, लगता है कि काफी आसान है। आपको लग रहा है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो काफी मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। काम सभी आसान है, नहीं तो सभी काम कड़े होते हैं, लेकिन फिर भी कहो तो एग्रीकल्चर करना भी आसान काम नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ज्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी माइंड लगाना पड़ता है, सवाल को पहचानना पड़ता है, समय का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की मिट्टी में किस तरह के फसल को लगाएं इसका भी नॉलेज होना जरूरी होता है। ठीक है, कब हमें खेतों में मैन्योर डालना है, कब फर्टिलाइजर डालना है, कब हमको इरिगेट करना है, प्लांट को किसी तरह से कोई बीमारी हुई है, इस चीज का जजमेंट भी होना है। तो लगभग अगर फार्मिंग करने वाले जो फार्मर होते हैं वो भी लगभग जो है अपने 24 आवर्स उसी की देखभाल में लगे रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं।
ठीक है। तो बात इतनी है कि जो जितना मेहनत करता है वो उतना ही अर्न कर पाता है, चाहे वो कोई बिजनेस हो या चाहे वो एग्रीकल्चर हो। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या होता है, तो लगभग आपको समझ में आना है कौन कौन से प्रैक्टिसेस। तो इसमें आपको मिलता है कई प्रैक्टिस। सबसे पहले होता है सॉइल प्रिपरेशन। क्या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। और मिट्टी को तैयार करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, तो इसके अंदर में हमें प्रोसेस होता है टिलिंग, टिलिंग और प्लॉजिंग। टिलिंग और प्लॉजिंग यानी खेतों की हम लोग क्या करते हैं, जुताई करते हैं, टिलिंग करते हैं। अब ये टिलिंग क्या है, तो यू नो टिलिंग क्या होता है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल को आप कहते हो टिलिंग या प्लॉजिंग कहते हैं। और प्लॉजिंग कैन अकर विद द हेल्प ऑफ प्लग। ठीक है, प्लग यानी हल की मदद से होता है। और जो प्लग होता है वो आयरन, है ना, एक आयरन स्ट्रिप होता है, आयरन का भी हो सकता है और वुड का मिक्सिंग भी होता है। नए जो ट्रैक्टर है, जो ट्रैक्टर है उससे जो चलाने वाला हल है वो लोहे का बना रहता है, आयरन का बना रहता है। और जो बुल से चलने वाला, जो ऑक्स यानी जो बैलों से चलने वाला होता है हल, जिसको किसान लगभग चलाते हैं, तो वो उसमें वुड भी रहता है और उसमें क्या रहता है, इस तरह से कुछ आपने देखा होगा, है ना, इस तरह से कुछ, इस तरह से बनावट होती है उसकी, इस तरह से कुछ उसकी बनावट होती है, इस तरह से नुकीलापन रहता है। और यहाँ पर से जो है ऐसे कर, इस तरह से, है ना, लगा हुआ रहता है। ये हो गया आयरन स्ट्रिप, ये आयरन, आयरन स्ट्रिप हो गया। ठीक है, ये हो गया प्लग सेयर, और ये है प्लग शाफ्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो, जैसे मान लो कि अगर बैल है तो उसके ऊपर में रखा हुआ रहता है, बुलॉक्स के ऊपर में रखा रहता है। ठीक है, तो ये बैलों से चलने वाला हल रहता है। इस तरह का आपने देखा होगा, कभी देखा है क्या इस तरह से? हाँ, इससे जुताई होती है। तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द प्लॉजिंग। और प्लॉजिंग करने से होता क्या है, मिट्टी जब लूज हो जाती है तो मिक्सिंग ऑफ द एयर, एयर आसानी से मिक्स हो जाता है सॉइल के अंदर। फिर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फर्टिलाइजर है या जो मैन्योर है, वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिक्स हो जाते हैं उसमें। और पेनिट्रेशन ऑफ द रूट जो प्लांट का है वो आसानी से होता है जब टिलिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड जो हमारा चीज है उसमें, ये क्या होता है, टिलिंग और क्रॉसिंग के बाद, है ना, सेकेंड हमारा होता है लेवलिंग। लेवलिंग होता है, लेवलिंग क्या है, तो कहता है कि व्हेन वी टिलिंग और क्रॉसिंग द फील्ड, जब हम खेतों की जुताई करते हैं तो जुताई करते समय क्या होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जो बिग पीसेस ऑफ द सॉइल है, जो बिग पीसेस ऑफ सॉइल है, उस बिग पीसेस ऑफ सॉइल को कहते क्या है, क्रम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्रम्स। ठीक है, तो बिग पीसेस ऑफ सॉइल को बोलते हैं क्रम्स, या सबको एक साथ क्रम्स बोलते हैं। और जो टुकड़े हैं उसको क्लम्स भी बोलते हैं। जो टुकड़े हैं उसको क्लम्स बोलते हैं, क्लम्स बोलते हैं। और जो क्लम्स है, उस क्लम्स को, बड़े बड़े टुकड़े को क्रम्स बोला जाता है। अब ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, ये जो क्रम्स है, इस क्रम्स को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेवल हो जाएगा सॉइल। क्या, लेवलिंग, लेवलिंग। ठीक है, लेवलिंग, डिगिंग हो गया और लेवलिंग ऑफ सॉइल हो गया, सॉइल प्रिपरेशन में आ रहा है।
तो क्रम्स को ब्रेक करने पर क्या होता है, सॉइल पूरी तरह से क्या होता है, इक्वल हो जाता है, समतल हो जाता है। इस कारण से क्या होगा, बुआई करने, सोइंग ऑफ द सीड, सोइंग ऑफ द प्लांट, ये आसान हो जाता है और इरिगेशन करना भी काफी आसान हो जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये होता है। इवन इसके बाद ध्यान देते हैं, सेकंड क्या है हमारा, तो सोइंग ऑफ सीड, सोइंग ऑफ सीड या सोइंग बोल सकते हैं। अभी जो सोइंग है ना, सोइंग यानी बुआई, प्रिपरेशन ऑफ बुआई करने के बाद हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। अब यानी बुआई करते हैं। बुआई किसकी होती है, तो प्लांट की बुआई हो सकती है। जैसे इसमें सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ सीड, सिलेक्शन ऑफ सीड, सिलेक्शन ऑफ सीड का मतलब है कि आपको सीड अच्छा चुनना है, गुड क्वालिटी का सीड, हाई यील्डिंग क्वालिटी यानी हाई यील्डिंग वैरायटी को ज्यादा उत्पादन देने वाला हो और हेल्दी सीड हो, इसको चेक करना है, इसको चूज करना है। सिलेक्शन ऑफ सीड हो गया। इसके बाद क्या होता है, तो सिलेक्शन ऑफ सीड कहते हैं। उसके बाद होता है टेस्टिंग ऑफ हेल्दी सीड, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सीड के बाद हम क्या करते हैं, सीड को क्या करेंगे, तो चेक करेंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके साथ साथ आप भी कहते हैं कि मेकिंग नर्सरी, ठीक है, नर्सरी, नर्सरी फॉर प्लांटेशन। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो प्लांट होता है उसके छोटे छोटे पौधों को लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा पैडी में, पैडी में आपने देखा है छोटे छोटे पहले धान के पौधे को जो है लगाया जाता है, फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे क्रॉपिंग है जिसमें इस तरह से करते हैं। ये इसके बाद देखो थर्ड नंबर में, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, सोइंग हो गया। अब इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, तो हमारे पास फिर आता है मैन्योरिंग, मैन्योरिंग करते मैन्योरिंग करते हैं। अभी मैन्योरिंग का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे या तो मैन्योर डालेंगे या फर्टिलाइजर डालेंगे। अब ये जो मैन्योरिंग बोल सकते हो या एडिंग मैन्योर, ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन हो जाता है, एडिंग मैन्योर और जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, एडिंग फर्टिलाइजर, एडिंग फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर और कंपोस्ट, एडिंग मैन्योर और कंपोस्ट और उसके बाद एडिंग फर्टिलाइजर। अभी मैन्योर या कंपोस्ट क्या है, तो एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट एंड किचन वेस्ट को जब हम मिट्टी में डाल देते हैं और वो ग्रीन या ब्लैक कलर, सॉरी ग्रीन या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, व्हिच इज कॉल्ड द मैन्योर या फर्टिलाइजर, उसको हम कंपोस्ट बोलते हैं, सॉइल में डालते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैन्योर को हम, या जिसको खाद बोलते हो, मैन्योर को हम टिलिंग के समय पे डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, या बाद में उसको डाल देते हैं, या कह सकते हो कि बायोमास है, ह्यूमस कंटेंट करता है। इसमें भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट का जो अमाउंट होता है मैन्योर में वो काफी सर्टेन नहीं रहता, अनसर्टेन रहता है, कोई ज्यादा कोई कम भी हो सकता है। सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करता है, लेकिन चूंकि इसमें अनसर्टेन न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, इसीलिए हमें समटाइम क्या ऐड करना पड़ता है, फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है, जो केमिकल फैक्ट्री में बनता है उस फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूरिया बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा रहता है, ताकि नाइट्रोजन के कारण क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी और नाइट्रोजन का जो रिक्वायरमेंट है प्लांट का वो पूरा हो जाए। अब कंडीशन ये है कि मैन्योरिंग करने पर हमें किसी तरह की कोई हानि तो नहीं होती है, लेकिन फर्टिलाइजर को अगर हम ज्यादा डाल देते हैं और इरिगेशन, ओवर इरिगेशन कर देते हैं खेतों में, तो जनरली क्या हो जाएगा कि ओवर इरिगेशन करने से ये जो फर्टिलाइजर है वो पास होकर के चला जाएगा वाटर बॉडीज में पास होकर के चला जाएगा। इस कारण से वाटर बॉडीज में एल्गी ज्यादा ग्रो करेंगे, और एल्गी जब ज्यादा ग्रो करेंगे तो फिर वाटर पॉल्यूशन का एक कारण बनेगा, क्योंकि एल्गी के ज्यादा ग्रो करने से वाटर में ऑक्सीजन की कमी होती है,
और ऑक्सीजन की जब कमी होगी वाटर में तो अदर एक्वाटिक एनिमल्स होंगे वो डेड कर जाएंगे, तो उनके डेड करने से क्या होगा, पॉल्यूशन और बढ़ेगा। एंड दिस कंडीशन, ये एक और तरीका है, इसको हम लोग एक टर्म डालते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो यूट्रोफिकेशन होता है इनरिचमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन द वाटर बॉडीज। प्लांट न्यूट्रिएंट है जो कि वाटर बॉडीज में धुल करके चला गया है ओवर इरिगेशन के कारण, ज्यादा वाटर होने के कारण, तो इनरिच हो गया है, ज्यादा भर गया है प्लांट न्यूट्रिएंट इसमें वाटर बॉडीज में, जिस कारण से ग्रुप किया है अलगल ब्लूम बोलते हैं, एल्गी का ज्यादा ग्रोथ हो जाता है और विच इज द मेन कॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंडीशन बन रहा है। एक बार समझ में क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। हेडिंग वैल्यूज के बाद जो हमारा 4 नंबर है उसमें आप कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन, अभी जो इरिगेशन है ये क्या होता है, द मेथड और द प्रोसेस थ्रू व्हिच प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट को वाटर प्रोवाइड करने के मेथड को आप क्या कहते हो, इरिगेशन बोलते हैं। अब इरिगेशन ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वाटर की कमी हुई तो प्लांट के जो लीफ होते हैं उसमें जो स्टेमेटा कंटेंट करता है वो क्लोज हो जाता है, इस कारण से CO2 नहीं ले पाता। और बहुत सारे ऐसे फंक्शन है, या कह सकते हो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द फंक्शन इन द प्लांट जो है वो लिक्विड मीडियम में होता है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो या अदर प्रोसेस हो। तो वाटर काफी जरूरी है, अगर वाटर मिलेगा नहीं तो वो सूख जाएंगे। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में अगर आपके छत पे कोई प्लांट है और आपने उसमें वाटर नहीं दिया है तो दोपहर के समय में उसके लीफ जो है वो थोड़े क्या होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि उसको पानी की जरूरत। ठीक है, तो ये कंडीशन बनता है। तो इरिगेशन, अब ये जो इरिगेशन है ये पहले भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं, कंडीशन ये बताया गया है। कभी कभी ऐसा लिखा गया है बुक में कि अगर आपका क्रॉप फील्ड बहुत ज्यादा ही ड्राई है, बहुत ज्यादा सूखा है, तो आप खेतों में पहले इरिगेशन करके थोड़ा उसे मॉइस्ट होने देते हैं, उसके बाद उसकी जुताई करते हैं। इवन कभी कभी क्या होता है, पहले इरिगेशन कर लेते हैं उसके बाद जो है मैन्योरिंग करते हैं, या पहले मैन्योरिंग करके बाद में जो है हम उसका इरिगेशन करते हैं। तो वो जो फार्मर है वो अपने हिसाब से एडजस्ट भी करते हैं, लेकिन ये एक मेथड है, ये एक स्टेप है, इरिगेशन करना पड़ता है। इरिगेशन करने के लिए हमारे पास सिस्टम है, कितने तरह के सिस्टम है, तो हमारे पास 2 तरह के system। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड है ना, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन होता है। ट्रेडिशनल मेथड में आपने देखा होगा रेहट है, रेहट देखो, रेहट किसी ने देखा है, मोट फिगर में होगा, रेहट है, मोट है, डेकली है, इस तरह की चीजों से क्या करते हैं हम, तो इरिगेशन करते हैं। इसके बाद देखो, तो इसमें आपको मिल जाता है रेहट, मोट, इसमें आपको मिल जाता है डेकली, डेकली। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। अब देखो जो नया मेथड है जिसको कहते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में आपने देखा होगा एक मेथड है जिसको कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम या स्प्रिंकलर मेथड। तो स्प्रिंकलर मेथड में आपने देखा होगा कि बहुत पाइप बिछा हुआ रहता है। ठीक है, काफी पाइप बिछे हुए रहते हैं खेतों में, इस तरह से पाइप बिछा हुआ रहता है ऐसे करके बहुत सारा, और इस पाइप से निकला हुआ रहता है इस तरह का स्ट्रक्चर, और इसमें लगा रहता है होल, और इस होल में बहुत ज्यादा जो है होल रहते हैं छोटे छोटे। जब यहाँ से पाइप से वाटर निकलता है तो से जो है इस तरह से जो है स्प्रिंकल होता है, काफी इस तरह से निकला हुआ रहेगा, होल रहेगा, और इसे जो है जैसे फुहारा निकलता है ना झरने की तरह जो है वाटर पूरी तरह से निकलता है, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम। इसके बाद दूसरा जो हमारा सिस्टम है उसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। क्या कहते हैं इसको,
ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप, हाँ ड्रिप इरिगेशन में भी पाइपलाइन सिस्टम ही होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई प्लांट लगाया हुआ, यहाँ पे कोई प्लांट लगाया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से प्लांट लगाया हुआ है, इस तरह से प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है। तो पाइप जो है यहाँ पर से पास करवाना है, यहाँ से पाइप जो है पास होता है, और यहाँ पे इसमें रहता है इस तरह से निकला हुआ वाल्व रहता है, और जिस मान लिया कि वाटर इससे पास कर रहा है, और इस प्लांट को यहाँ पे वाटर की आवश्यकता है, तो इसको खोल दिएगा तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है यहाँ पे वाटर मिल जाएगा, लेकिन इस एरिया में वाटर नहीं आएगा। इसको खोलिएगा तो यहाँ पे इसको इस प्लांट को वाटर मिल जाएगा। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप से प्लांट, उसी प्लांट को वाटर मिलता है जिसको इसकी आवश्यकता है। आपने देखा होगा ट्यूबवेल से जो इरिगेशन होता था पहले के समय में, है ना, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे पूरी तरह से कॉमनली जो है एकदम थ्रू आउट वाटर चला जाता है खेतों में, और जिस प्लांट को जरूरत है नहीं जरूरत है सब में पानी मिल जाता है। तो ये सिस्टम है। इससे क्या होता है, इससे हम लोग 50% वाटर को क्या करते हैं, 50% सेव करते हैं वाटर, है ना। 50% वाटर जो है उससे क्या होता है, सेव हो जाता है। इसके बाद हमारा सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं ये, इसमें जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी में आता है, ट्रेडिशनल मेथड है उसी में आता है कैनाल, कैनाल सिस्टम, ठीक है, कैनाल सिस्टम होता है। इसके बाद जो है पाउंड है, ठीक है। सोर्स ऑफ वाटर की अगर बात करो तो ये वाटर आएगी कहाँ से, उसकी बात करें, कैनाल से आएगा, है ना, पाउंड से आएगा। इसके साथ साथ जो है नए सिस्टम में आता है आपका ट्यूबवेल, ट्यूबवेल एंड डगवेल, ट्यूबवेल एंड डगवेल, ठीक है, ट्यूबवेल एंड डगवेल। यानी ट्यूबवेल का मतलब आपने देखा होगा मोटर जिससे चलता है उसके अनुसार से, और डगवेल मतलब हम एक लॉन्ग स्ट्राटा जो है खुदाई करते हैं जिसपे पानी भरा रहता है, और उसे निकाल कर के खेतों की हम सिंचाई कर लेते हैं, ठीक है। ट्यूबवेल में क्या है, तो पाइप से एक स्ट्राटा बनाया जाता है जिसको आप देखते हो कि शहरों में जिसको बोलते हैं सबमर्सिबल, तो उसी तरह का ये भी होगा, उसी तरह का ये भी होगा, है ना। जैसे हैंडपंप लगाने के लिए हम लोग खुदाई करते हैं पाइप के अनुसार से, उसी अनुसार से ट्यूबवेल भी लगाया जाता है, और जिसको कुआं बोलते हैं डगवेल, तो वो उस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये इरिगेशन के लिए आपका सिस्टम आ गया। अब ध्यान देंगे, तो इसके बाद कौन सा सिस्टम हो गया, कितना पढ़ लिया आपने, इरिगेशन हो गया, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या हो गया, टेलिंग और क्लॉजिंग हो गया, सोइंग ऑफ सीड हो गया, एडिंग मैन्यूअल हो गया, और इरिगेशन हो गया। हाँ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आपने पढ़ लिया 4। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में आगे की जो चीज है उसको हम अगले दिन करेंगे, अगले दिन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन कौन सा स्टेप रहेगा, तो हमारा अब आ जाएगा जो क्रॉप प्रोटेक्शन है जिसको हम कहते हैं क्या, ब्रीडिंग। हाँ, ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग के बाद हम उसको कहेंगे क्या, हार्वेस्टिंग करेंगे, और हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग करेंगे, बुलियनिंग करेंगे, फिर स्टोरेज करेंगे, और थोड़ा सा पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री का, उसको पढ़ेंगे, क्लियर। हाँ, ठीक है।